Hello everyone. So we are studying the chapter breathing and exchange of gases. So today we are going to start this topic transport of gases, right? So as we know that blood is the medium of transport of for oxygen and CO2, right ना? तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू होता है, ये हमें पता ही है, ठीक है. सो अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज इन द ब्लड, राइट ना. तो हमारे ब्लड में 97% ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करता है? आरबीसीज ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट. द रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा, ठीक है. बाकी का 3% प्लाज्मा कैरी करता है ऑक्सीजन को और 97% हमारे आरबीसीज कैरी करते हैं ऑक्सीजन को. नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज वेर एज 70% ऑफ इट इज कैरिड एज बाइकार्बोनेट, राइट ना. अब CO2 की अगर बात करें तो 20 to 25% CO2 हमारे आरबीसीज कैरी करते हैं. और 70% कौन कैरी करता है? 70% इज कैरीड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स, राइट. सो अबाउट 7% ऑफ CO2 इज कैरिड इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा, राइट ना. और CO2 जो है वो प्लाज्मा में 7% होता है और वो डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा में मूव करता है, राइट. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है देखो. सो हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसीज, राइट ना. हीमोग्लोबिन क्या है? ये एक रेड कलर का पिगमेंट है, ठीक है, विच इज़ ई न्यूक्लिएटेड, है ना. और ये आपका आरबीसीज में होता है. आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएटेड, राइट ना. आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है और इनके पास हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है. तो उस तो वो बेसिकली आपका आरबीसीज जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट. सो इफ़ यू टॉक अबाउट आरबीसीज देन आरबीसीज कंटेन हीमोग्लोबिन. आरबीसी के पास क्या है? हीमोग्लोबिन है. अब हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन, ठीक है ना, ये आपका क्या है? दो पार्ट्स का बना है हीमोग्लोबिन. क्या? 4 हीम का एंड 4 ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का, ठीक है. तो हीम क्या है? हीम इज़ अ नॉन प्रोटीन कंपाउंड. ये नॉन प्रोटीन है. और ग्लोबिन क्या है? ये प्रोटीन चेन है, ठीक है. सो हीम इज मेड अप ऑफ योर आयरन, है ना. अब प्रोटीन में भी आपके क्या है? 2 अल्फा अमीनो एसिड्स की चेन है और 2 बीटा अमीनो एसिड्स की चेन है. किस तरीके से होता है आप देखिए. ये आयरन है Fe2 पॉजिटिव, ये भी आयरन है Fe2 पॉजिटिव, ये आयरन है Fe2 पॉजिटिव और ये भी आयरन है Fe2 पॉजिटिव, राइट. नाउ इस तरीके से अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2, ठीक है. तो इस तरीके से आपका ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, ठीक है ना. तो ये जो हीम ग्रुप है इसके पास आप देख रहे हैं कि आयरन है. हीम ग्रुप के पास क्या है बेटा? ये जो हीम है इट हैज़ Fe2 पॉजिटिव, ठीक है. तो एक हीम के पास एक आयरन है तो 4 हीम के पास ऑब्वियसली 4 आयरन होंगे ना, है ना. अब ब्लड किसका बना है? अगर मैं आपको बेसिक एक जानकारी दूं ब्लड के बारे में तो ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं बेटा देखिए. ब्लड आपका बना है प्लाज्मा का एंड सम फॉर्म्ड एलिमेंट्स, राइट ना. किसका बना है बेटा? प्लाज्मा का एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है. सो प्लाज्मा इज़ योर फ्लूइड जो है, ठीक है. और फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट किसका बना है आपका? ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स का, ठीक है. ब्लड में जो प्रेजेंट सेल्स हैं, एंड
प्लेटलेट्स, ठीक है। नाउ ब्लड सेल में भी आपके दो टाइप के सेल हैं, एक तो है आरबीसी और दूसरा है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर, मैंने यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा बेसिक नॉलेज दे दी है अबाउट द ब्लड एंड दी आरबीसी, के आरबीसी में क्या क्या होता है एंड ब्लड में क्या क्या होता है, ठीक है। सो ऑक्सीजन बेसिकली किसके साथ बाइंड करता है? ऑक्सीजन बाइंड्स टू Fe2 पॉजिटिव पार्ट ऑफ हीम, है ना। तो ये जो आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं कि इसका जो ये आयरन वाला पार्ट है, राइट ना, ये Fe2 पॉजिटिव, इससे आकर बेसिकली ऑक्सीजन बाइंड करता है, ठीक है। तो क्योंकि 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, तो 4 ऑक्सीजन बाइंड कर जाएंगे ना हीमोग्लोबिन से, है ना, है ना। देखिए, तो दिस फॉर्म्स योर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ये आपका हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है पूरा का पूरा। तो एक एक आयरन से आपका एक एक ऑक्सीजन आकर बाइंड कर जाएगा, राइट ना। तो हेंस वी कैन से दैट कि एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन से, है ना, टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन बाइंड करते हैं? 4 ऑक्सीजन बाइंड करते हैं। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन में 4 आयरन है, तो एक एक आयरन से एक एक ऑक्सीजन बाइंड करता है, राइट। सो ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है रिवर्सिबल मैनर में, मतलब कि इट कैन बी रिवर्स्ड एज वेल, राइट ना। तो ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो उसको आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक अच्छा सा फिगर बना के ये चीज़ समझाती हूँ, ये कंसेप्ट आगे का आप मैं समझाती हूँ आपको, देखिए। देखिए, लेट मी शो यू। देखिए, जैसे ये है आपका एल्वियोलाई, ठीक है। इस एल्वियोलाई से आपका ये क्या कनेक्टेड है? दिस इज़ योर पल्मोनरी कैपिलरी विच इज़ कनेक्टेड, राइट ना। इतना ब्रॉड मैंने ये पल्मोनरी कैपिलरी बनाई है क्योंकि मुझे इसके अंदर आपका आरबीसी भी बनाना है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है बेटा? आरबीसी भी होता है। आरबीसी इज़ लाइक दिस, एल्पेल्ली शेप, है ना, बाइकॉनकेव आप जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये है आपका ठीक है। तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से डिफ्यूज़ हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन एल्वियोलाई से आया, कहाँ आया? देखो, हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन 3% ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में जाता है ना, प्लाज्मा के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होता है, क्या? 3% ऑक्सीजन, और बाकी का बचा 97% ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, राइट ना। सो हीमोग्लोबिन कहाँ है आपका? इस आरबीसी में है। सो ऑक्सीजन विल बाइंड टू हीमोग्लोबिन, है ना। ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, राइट ना। इट कैन बी रिवर्स्ड एज वेल टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2, राइट ना। तो ये 97% of oxygen is transported in the form of oxyhemoglobin, right ना. This is your oxyhemoglobin, ये है oxyhemoglobin as you can very well see here। तो जो कि ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या होता है? ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। क्यों अनस्टेबल होता है? जब टिश्यूज़ तक जाएगा तो ये ऑब्वियसली ब्रेक हो जाएगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा। सो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, जैसा कि मैं बता चुकी, है ना। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। सो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, राइट ना। तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ किससे रिलेटेड होती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से। ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर हमने पढ़ लिया, इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, है ना। एल्वियोलाई में आपका 104 होता है पार्शियल प्रेशर, इधर 94 हो जाता है आकर, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड
टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर्स विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग, राइट ना। तो इस बाइंडिंग में कौन इंटरफेयर करता है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ दिस ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन? इट इज व्हाट, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, है ना। CO2 का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये भी बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो a sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, राइट ना। तो आप यहाँ पर देखिए, ये ग्राफ आप देखिए, जब आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अगेंस्ट, ये आप क्या है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ठीक है। हीमोग्लोबिन का कितना सैचुरेशन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ डिपेंडिंग अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपको ये एक सिग्मॉइड कर्व ऑब्टेन होता है, ठीक है। अ सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड, राइट। सो दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, है ना। इस कर्व को आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हम इसको बोलते हैं, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एटसेट्रा ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, राइट ना। तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है तो उस समय पर CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है, और इन सब को ये लेकर चलता है, ठीक है। सो मैं आपको इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को मैं आपको और अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ। देखिए ये जो फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, तो यू कैन वेरी वेल सी कि 100 mmHg प्रेशर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर 100 mmHg प्रेशर पे हीमोग्लोबिन का यहाँ पर 100% क्या हो गया है, सैचुरेशन हो गया है, ठीक है। 100% क्या हो गया है, यहाँ पर सैचुरेशन हो गया है हीमोग्लोबिन का। 100% सैचुरेशन कहने का मतलब क्या, कि सारे हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली आपके जुड़ गए हैं, ठीक है। तो 100% सैचुरेशन कहने का मतलब एक्चुअल में 100% नहीं होता है, वो एक्चुअल में आपका 97 to 98% होता है, ठीक है। एक्चुअल में कितना होता है, 97 to 98% ये होता है एट लंग साइट, है ना। ऑब्वियसली लंग्स में ही तो आपको ऑक्सीजन मिला है, तो वहाँ तो आपका मैक्सिमम सैचुरेशन होगा हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का, राइट ना। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं 40 पर, देखिए 40 पर, ठीक है, 40 mmHg पर अगर आप देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट, ये जो सैचुरेशन है ये आपका है 75%। कितना है ये, 75% सैचुरेशन है ये, ठीक है। सो दिस 40%, 40 mmHg एट 75%। तो 40 mmHg प्रेशर कहाँ होता है ऑक्सीजन का, एट टिश्यू लेवल ही तो होता है। ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर, है ना। 100% सैचुरेशन तो लंग्स पर होता है, टिश्यूज़ में आपका 40 mmHg प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, राइट ना। एंड ऑलमोस्ट अराउंड 25 आप देख सकते हो, अराउंड 25 ये, ठीक है। अराउंड 25 पर आप देख सकते हैं कि ये आपका है 50%, है ना। ये है आपका 50% सैचुरेशन यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका, ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ये कब होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। क्या क्या नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है, कि अगर उस ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है, एंड प्रॉपर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, इन सब पर ये डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है, इट इज़ अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, है ना। हीमोग्लोबिन का कितना सैचुरेशन हुआ है ऑक्सीजन के साथ, प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो अगर आप बात करते हैं ऑक्सीजन की बाइंडिंग की हीमोग्लोबिन के साथ, है ना, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, राइट ना। ये किससे रिलेटेड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से ये रिलेटेड है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आया अंदर, यहाँ पर ये HbO2 बना, यहाँ पर आपका क्या है, अभी 100% सैचुरेशन है ना। क्या है ये, यहाँ पर what you can say, it is 100% saturation here,
यहाँ पर 100% सैचुरेशन है, ठीक है। मतलब अगर मान लो 100 ml ब्लड है, ठीक है, तो 100 ml ब्लड में आपका क्या होगा, 20 ml ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं हम पिछले सेशन में, राइट। तो ये आपका है कैपिलरी के लेवल पर, जब एल्वियोलाई से आपका कैपिलरी में ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हुआ है, ठीक है, तो ये उस लेवल पर है ना। अब इसी का अगर हम ऑपोजिट देखते हैं कि जैसे कि ये मान लो ये सेल है, ठीक है, और ये हमारी है सिस्टमिक कैपिलरी, राइट। सो द कैपिलरी विच इज एसोसिएटेड with the tissues at the tissue level, that is called as the systemic capillary, ठीक है। the capillary which is associated with the tissue, that is called as the systemic capillary, ठीक है। अब कितना ब्लड आया था बेटा, 100 ml ब्लड मान लो, है ना। हमने क्या पढ़ा अभी ऊपर कि 100 ml जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन कितना है, 20 ml ऑक्सीजन उसमें आया है, ठीक है। सो आउट ऑफ दिस 20 ml ओनली 5 ml विल बी डिलीवर्ड टू द टिश्यूज, ठीक है। 5 ml डिलीवर होगा टिश्यूज को, ठीक है। और बाकी का बचा 15 ml दैट विल बी अनयूज्ड, है ना। बाकी का बचा 15 ml ऑफ ऑक्सीजन विल बी अनयूज्ड, ठीक है। सो इन द एल्वियोलाई वेयर देयर इज, देखो यहाँ पर जो मैंने आपको फिगर से एक्सप्लेन किया है, अब वो यहाँ पर थ्योरेटिकली दिया हुआ है। इन द एल्वियोलाई वेयर देयर इज हाई प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, राइट ना। एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है, और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम मतलब कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी कम होगा और टेम्परेचर भी कम है। द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। तब क्या होगा, आपका ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ठीक है। वेयर एज इन द टिश्यूज, अब टिश्यूज के लेवल पर आ जाओ, ये जो है ये वाला जो फिगर मैंने बताया है, वेयर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, राइट ना। टिश्यू में क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है और CO2 का प्रेशर ज़्यादा है, तो CO2 का प्रेशर ज़्यादा मतलब कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा, इस ये रिलेटेड है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्वियसली टिश्यूज़ के लेवल पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, ठीक है। सो द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। तो ये जो कंडीशंस हैं ये ऑक्सीजन के डिसोसिएशन के लिए, आप देख रहे हो ऑक्सीजन आ रहा है टिश्यूज़ में, है ना। तो ये जो सभी कंडीशंस हैं यहाँ पर ये सभी फेवरेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट करने के, ठीक है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट्स डिसोसिएटेड एट द टिश्यूज़, राइट। तो ऑब्वियसली ये क्लियर है कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है एट द लंग सरफेस, लंग के सरफेस पर, और यहाँ पर टिश्यू लेवल पर आकर ये डिसोसिएट हो जाता है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, राइट। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नॉर्मल pH, नॉर्मल CO2 जो है आपका, ठीक है। तो उसमें ये केवल 100 ml ब्लड जो है एक्चुअल में वो 20 ml ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, लेकिन वो टिश्यूज़ के लेवल पर केवल 5 ml ही ऑक्सीजन को वो डिसोसिएट करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट दी ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है, CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, है ना। CO2 आपका किस फॉर्म में कैरी होता है, जब CO2 के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड करता है तो वो क्या बनाता है, HbCO2 ये बनाता है, विच इज कॉल्ड एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ये बनाता है अबाउट 20 to 25%, ठीक है। तो ये जो आपका कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है ये कितना बनता है, 20 to 25% ये बनता है, मतलब नियरली इक्वल टू 23% आप मानो ये बनता है, ठीक है। सो दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ऑब्वियसली ये जो बाइंडिंग है ये CO2 के पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड है। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन जो है वो CO2 के साथ बाइंड कर लेगा, है ना। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग, है ना।
तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो एक मेजर फैक्टर हो जाता है जो कि इस बाइंडिंग को अफेक्ट करेगा, है ना। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड करेगा. व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो as in the tissues, more binding of CO2 occurs, whereas when the partial pressure of CO2 is low and partial pressure of oxygen is high in the alveoli, dissociation of CO2 from carbaminohemoglobin takes place, right ना. तो जब आपका क्या होगा, जब CO2 का प्रेशर ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा, जैसा कि टिश्यूज़ में होता है. टिश्यूज़ में CO2 ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है, राइट ना. तो CO2 ज़्यादा है तो CO2 जो है वो आपका हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, राइट. एंड व्हेन CO2 कम है और ऑक्सीजन ज़्यादा है, एल्वियोलाई में जैसा होता है, तो वहाँ पर जाकर क्या होगा, इसका डिसोसिएशन होगा CO2 का, राइट, कार्बामिनोहीमोग्लोबिन से. तो ये काम किस तरीके से होगा, लेट मी शो यू दिस. ये ऐसे होगा, CO2 प्लस आपका ये H2O विल फॉर्म H2CO3, ठीक है. फिर ये H2CO3 आपका बनाता है H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव, राइट ना. तो ये आपका काम इसमें ये जब आपका CO2 जो है वो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में जाता है, राइट, दैट इज CO2 विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यूज इज डिलीवर्ड एट द एल्वियोलाई. सो RBCs कंटेन अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, राइट ना. ये RBC के अंदर ये काम होता है, राइट. RBCs के पास ये एक एंजाइम होता है विच इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है. ये प्रेजेंट मेनली इन RBCs एंड सम अमाउंट ऑफ इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज वेल, राइट ना. एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन plasma too. This enzyme facilitates the following reaction in both directions, right. तो ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ठीक है, ये बोथ द डायरेक्शंस में ये प्रोसेस को करवाता है. सो एट द टिश्यू साइट, अगर आप टिश्यू साइट पर जाओगे, वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, है ना. ऑब्वियसली टिश्यू साइड पे क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, वहाँ पर CO2 ज़्यादा है टिश्यूज़ में. सो CO2 डिफ्यूजेज इनटू ब्लड, ऑब्वियसली वहाँ पर टिश्यूज़ में क्या होगा, CO2 ब्लड में जाकर डिफ्यूज़ करेगा, मतलब RBCs और प्लाज्मा के साथ डिफ्यूज़ करेगा और वहाँ जाकर ये आपका बाइकार्बोनेट्स बनाएगा एंड H पॉजिटिव आयन बनाएगा. सो एट द एल्वियोलर साइट वेयर, अब एल्वियोलर साइट पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो है, द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये जो रिएक्शन है ये फिर आपका ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड वाटर. दस CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2, right. तो जो CO2 आपका ट्रैप हुआ था बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, ये काम आपका हुआ था, मतलब ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा, एट द टिश्यू लेवल, ठीक है. बाइकार्बोनेट बन गया. अब ये बाइकार्बोनेट ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर जब एल्वियोलाई साइड पर जाएगा तो ये एल्वियोलाई में ऐसे जाएगा, उल्टा होगा एल्वियोलाई में, ठीक है. और वहाँ आपका CO2 अलग हो गया है, देन CO2 विल बी रिलीज्ड आउट, राइट ना. सो एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई, राइट. हमने ऑक्सीजन का कितना पढ़ा था, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज 20 ml ऑफ ऑक्सीजन एंड एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स हाउ मच क्वांटिटी ऑफ CO2, इट डिलीवर्स 4 ml of CO2 to the alveoli, right. So ये क्लियर है इतना. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेट होता है. सो ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज़, है ना. तो हमारे पास बहुत अच्छा एबिलिटी है जिससे कि हम रेस्पिरेटरी रिदम को हम मेंटेन कर पाएँ. दिस इज़ डन बाय द न्यूरल सिस्टम, हमारे न्यूरल सिस्टम से ही होता है. अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुलर रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन, ठीक है. तो देखो बेटा, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में हम यहाँ पर अपने ब्रॉडली दो चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है. एक तो है नर्वस. देखो, रेस्पिरेशन का जो रेगुलेशन होता है वो दो तरीक़ों से होता है. एक तो आप नर्वस रेगुलेशन कर सकते हैं, ठीक है. पहला तो आप कर सकते हैं नर्वस रेगुलेशन, ठीक है. और दूसरा आप कर सकते हैं केमिकल रेगुलेशन,
ठीक है। सो नर्वस रेगुलेशन में आपका सबसे पहला क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। तो होता क्या है, मैं आपको यहाँ पर अगर एक फिगर बना के दिखाऊं, ठीक है। सो ये क्या है, ये है पॉन्स और ये रीजन है मेड्यूला, ठीक है। तो मेड्यूला में आपका ये होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, है ना। और पॉन्स रीजन में होता है आपका ये नीमोटेक्सिक सेंटर विच इज़ पीसी, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो नर्वस रेगुलेशन आपका इन दो तरीकों से, दो जगहों से होता है। एक तो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और दूसरा है आपका ये नीमोटेक्सिक सेंटर, नीमोटेक्सिक सेंटर, ठीक है। सो अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेड्यूलर रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। तो प्राइमरली जो रिस्पॉन्सिबल है वो ये है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रिस्पॉन्सिबल है। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन दी पॉन्स, जो आपको दिख ही रहा है, पॉन्स में जो अनदर सेंटर प्रेजेंट है ऑफ द ब्रेन कॉल्ड नीमोटेक्सिक सेंटर, ये जो है नीमोटेक्सिक सेंटर जो पॉन्स में प्रेजेंट है, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, राइट ना। ये नीमोटेक्सिक सेंटर बस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को मॉडरेट करता है, मतलब उसको बस सिग्नल दे सकता है कि तू भाई ऐसे काम कर या ऐसे मत कर, राइट ना। लेकिन मेन काम तो करने का रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का ही है, मेन फंक्शन इज ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ओनली, राइट ना। करेगा तो आरआरसी ही, लेकिन उसको एक तरीके से सिग्नल दे सकता है ना। वो कौन करेगा, सिग्नल देने का काम, उसको मॉडरेशन में लाने का काम नीमोटेक्सिक सेंटर करता है, ठीक है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तो अगर न्यूमोटेक्सिक सेंटर से कोई ऐसा न्यूरल सिग्नल जाता है, ठीक है, तो वो न्यूरल सिग्नल अगर जा रहा है और वो इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम कर रहा है, मतलब सांस लेने की ड्यूरेशन को कम कर रहा है, तो सांस लेने की ड्यूरेशन अगर कम होगी, है ना, तो ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ेगी, है ना। सांस लेने की अगर ड्यूरेशन कम हो रही है तो रेस्पिरेटरी रेट तो बढ़ेगी, ठीक है। फिर अ कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर विच इज स्लाइटली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। अब रिदम सेंटर है ना, ये जो रिदम सेंटर है इसके जस्ट पास में क्या होता है बेटा, ये आपका एक कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, ठीक है। दिस इज योर, लेट्स सपोज, कीमो सेंसिटिव एरिया होता है इसके पास, ठीक है। इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, रिदम सेंटर के एडजेसेंट में ही ये कीमो सेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि हाईली सेंसिटिव होता है CO2 के, ठीक है, विच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेज कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। अगर ये सब्सटेंसेज बढ़ जाएंगे, अगर CO2 बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएगा, तो ये सेंटर क्या हो जाएगा बेटा, ये सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, है ना। तो ये आपका फिर ये कीमो सेंसिटिव एरिया, ये फिर इसको सिग्नल भेजेगा रिदम सेंटर को कि भाई नेसेसरी अरेंजमेंट करो, है ना। बॉडी में CO2 बढ़ गया है, बॉडी में हाइड्रोजन आयन बढ़ गया है, कीमो सेंसिटिव इसने सेंस कर लिया है ना, कीमो सेंसिटिव एरिया ने सेंस कर लिया है कि CO2 बढ़ गया है, प्रोटॉन बढ़ गया है ना। तो ये सिग्नल भेजेगा RRC को कि भाई इसको सही करो, जो भी इसके लिए नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हैं वो करो।
इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दी सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड, है ना। ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करो जिससे कि इन सब्सटेंसेस को एलिमिनेट किया जाए। तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपका इंस्पिरेशन बढ़ जाएगा, है ना। सो रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एओटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी कैन ऑल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड प्रोटॉन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो एओटिक आर्क, है ना, देखो आपका क्या होता है बेटा, ये जो केमिकल रेगुलेशन होता है, अब मैं इसको आगे यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ। ये जो केमिकल रेगुलेशन होता है, केमिकल रेगुलेशन आपका दो तरीक़ों से होता है। एक तो होता है आपका सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स से और एक होता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स से, ठीक है। एक तो होते हैं आपके सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स और दूसरे होते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। सो जो ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना, ये तो आपके मेड्यूला में होते हैं। और अगर आप पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स की बात करें तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स में आपके ये आते हैं एओटिक बॉडीज़ एंड कैरोटिड बॉडीज़, है ना। इनमें आते हैं ये जो आपका एओटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी जो आप पढ़ रहे हो ना, ये इसके बारे में मैं बता रही हूँ यहाँ पर डिटेल में। एओटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। क्या होता है एओटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, इसको मैं डिटेल में बता देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसके बारे में थोड़े दिया हुआ है। सो एओटा आप समझ रहे हो, ये है एओटा, ठीक है। एओटा में एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है विच इज़, तो ये जो एओटा है ये दिस इज़ एओटिक आर्क, राइट ना। इसमें जो ये आपका रिसेप्टर प्रेजेंट है यहाँ पर, तो इसको आप एओटिक बॉडी बोलोगे, ठीक है। इसको आप एओटिक बॉडी बोलोगे, है ना। अब एओटा में से ही कुछ आपके ब्रांचेस निकल रहे हैं, कुछ आपके क्या है आर्टरीज निकल रही हैं, जिनको आप कैरोटिड आर्टरी बोलोगे, ठीक है। इसमें से ही कुछ आपके आर्टरीज निकल रही हैं, तो उनमें जो प्रेजेंट बॉडीज़ हैं, ये जो आर्टरी निकल रही है दैट इज़ कैरोटिड आर्टरी, राइट। और इसमें जो ये बॉडी एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसको आप बोलेंगे कैरोटिड बॉडीज, ठीक है। ये कैरोटिड आर्टरी क्या है, इट इज ब्रांच ऑफ एओटा विच सप्लाई ऑक्सीजन टू ब्रेन, है ना। व्हाट इज कैरोटिड आर्टरी? कैरोटिड आर्टरी इज द branch of oxygen which is the branch of oxygen carrier, is the branch of aorta which supply oxygen to brain, ठीक है। ये एक ऐसी ब्रांच है एओटा की जो कि ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाती है, तो उसमें जो प्रेजेंट ये रिसेप्टर्स होते हैं इनको आप कैरोटिड बॉडीज़ बोलते हो, राइट ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ रिसेप्टर्स, ठीक है। अब वापस से पढ़ते हैं हम इस लाइन को, रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एओटिक आर्क, है ना। एओटिक आर्क में जो रिसेप्टर प्रेजेंट है विच इज एओटिक बॉडी, एंड कैरोटिड आर्टरी में जो रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसका नाम है आपका कैरोटिड बॉडीज, ऑल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड प्रोटॉन कंसंट्रेशन, है ना। आई बात समझ में? तो ये जो एओटिक बॉडी है और ये जो कैरोटिड बॉडी है, ये भी CO2 और प्रोटॉन के कंसंट्रेशन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल्स टू द रिदम सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शन, ठीक है। और ये भी आपके जो ये रिदम सेंटर है इसको नेसेसरी सिग्नल भेजते हैं फॉर इमीडिएट एक्शन,
ठीक है, जो भी उसकी रेमेडी के लिए जो काम करना है, ताकि रिदम सेंटर वो एक्शन ले और काम करे आगे. द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, राइट ना. तो रेस्पिरेटरी रिदम में जो ऑक्सीजन का रोल है वो क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, इतना रोल नहीं है. मेन तो रोल किसका है, आपका CO2 का. अगर बॉडी में CO2 बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा, तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया सिग्नल भेजेगा RRC को, और जो एओटिक बॉडी है, कैरोटिड बॉडीज़ हैं, ये भी सिग्नल भेजेंगे RRC को कि भाई बॉडी में CO2 और प्रोटॉन बढ़ गया है, इनको बाहर निकालो. तो ये बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियसली फिर ऑक्सीजन आपका अंदर आएगा. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. होप यू ऑल गॉट दिस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. डिसऑर्डर्स देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या है. सबसे पहला है एस्थमा. एस्थमा ये एक डिफिकल्टी है इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, है ना. क्या होता है कि हमारा जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, उनमें कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाता है. तो उसकी जो अंदर की जो ब्रोंक्यूल है ना, तो पहले मान लो ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है. तो जब इन्फ्लेमेशन होने की वजह से क्या है कि इसकी जो वॉल्स होते हैं ना बेटा, इनके वॉल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से अंदर का सरफेस एरिया क्या रह जाता है फिर इनके लिए, इनकी वॉल्स के लिए, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल की वॉल्स के लिए जो अंदर का सरफेस एरिया है वो बहुत कम रह जाता है. अब बहुत कम रह जाता है तो जिसकी वजह से क्या होता है, द पर्सन फील्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, है ना. उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीट होता है, ठीक है. एयर पैसेज अब नैरो हो गया है तो तभी तो उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, ठीक है. सो दिस इज द कॉर्डर, दिस इज द डिसऑर्डर विच इज एस्थमा. दूसरा है आपका एम्फाइसीमा. एम्फाइसीमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है. क्रॉनिक डिसऑर्डर कहने का मतलब क्या, कि जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, धीरे 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 करके बढ़ता चला जाता है. इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड, है ना. अब इसमें क्या होता है, जो एल्वियोलाई के जो वॉल्स हैं, ठीक है, एल्वियोलाई के वॉल्स डैमेज हो जाते हैं. इसके वॉल्स डैमेज हो गए. अब डैमेज हो गए, डैमेज होने की वजह से क्या हुआ बेटा, डैमेज होने की वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा ना गैसेस का, है ना. और मतलब कि मान लो आप जो अंदर CO2 है वो बाहर नहीं जा पाएगा, राइट. तो अंदर क्या लगेगा, लंग्स एकदम फुल से ही लगेंगे, है ना. फील्स लाइक लंग्स स्टिल फिल्ड विद एयर, ठीक है. CO2 इतना प्रॉपर बाहर नहीं निकल पाएगा एंड feels like lungs still filled with air. ऐसा लगेगा कि लंग्स में हवा भरी ही हुई है, निकल ही नहीं रही है बाहर, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया है. वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग, राइट ना. सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, जिसकी वजह से जो वॉल्स हैं, ठीक है, वॉल्स की इलास्टिसिटी लॉस्ट हो जाती है. इसकी वॉल है जो एल्वियोलाई की, इसकी इलास्टिसिटी लॉस्ट हो जाती है, एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है, ठीक है. एल्वियोलर वॉल डैमेज हो गई मतलब सरफेस एरिया कम हो गया, ठीक है. नाउ द थर्ड इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. तो इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, जहाँ पर ग्राइंडिंग होती है, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज हैं, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड, है ना. वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होती है दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप विद द सिचुएशन, है ना. तो हमारी जो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो फुल्ली कोप अप नहीं कर पाता है इस सिचुएशन के साथ. सो लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस. अगर आप लॉन्ग एक्सपोज हो जाओगे ऐसी कंडीशंस में तो हमारे क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा लंग्स में, जिसको आप फाइब्रोसिस बोलते हो. प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, हमारे फाइब्रस टिश्यूज़ ज़्यादा प्रोलिफरेट कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे, एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज, जिससे कि सीरियस लंग डैमेज भी हो जाएगा. सो वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क. क्या बोला जाता है कि उनको प्रोटेक्टिव मास्क पहन के रखना चाहिए. स्पेशली अगर सिलिकन पॉल्यूटेंट है तो सिलिकोसिस हो जाता है, एस्बेस्टस पॉल्यूटेंट है तो एस्बेस्टोसिस हो जाता है, ठीक है ना. तो इस ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को आप दूसरे शब्दों में नीमोकोनियासिस भी बोलते हैं, ठीक है. नीमोकोनियासिस भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है. और अगर आप कहीं सिलिकन पोल्यूटेंट से एक्सपोज हो जाते हैं तो दैट डिसऑर्डर विल बी कॉल्ड एज सिलिकोसिस. और एस्बेस्टस पॉल्यूटेंट से अगर आप एक्सपोज हो जाते हैं सो दैट इज़ कॉल्ड एज एस्बेस्टोसिस, राइट.
ठीक है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. होप यू ऑल एन्जॉयड द सेशन एंड गॉट द कंसेप्ट वेरी क्लियरली. सभी लोग NCERT ये अच्छे से रिवाइज करेंगे. यहाँ पर अपना चैप्टर ओवर हो गया है. Do like the video and subscribe my channel for more further topics. I am going to cover all the topics of this subject. So bye bye, good day, take care.